सर इसी टाइप का क्वेश्चन भी अवेलेबल रहेगा ना सर एफएएसपी का? जाइए रुक जाइए। बिट्टू, ए बिट्टू, हमने यहाँ एक थैला निकाल रखा, उसमें मेरा चश्मा होगा, निकाला जल्दी। हाँ चश्मा जल्दी से निकालो भाई। ये देखिए इधर चश्मा दे। इस तरीके क्वेश्चन देखिए, प्लीज साउंड बंद कर दीजिए, नहीं तो मेरे को सबका बंद करना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत साउंड आ रहा है। हाँ, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पेपर मैंने जनरल इंजीनियरिंग के बनवाए हैं। तो इसमें आपको जैसे सबसे पहले यहाँ पे नाम मैंने भरा अपना, प्रभात है ना, फैक्ट्री का नाम भर दिया OFK, मोबाइल नंबर भर दिया 942। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिपथ में 120 के 4 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के समानांतर जुड़े हुए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि यदि V=IR। हाँ, तो ये आपको मालूम होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करना पड़ेगा सर। मान लीजिए अभी मैंने एक ये वाला आंसर लगाया, मेरे को नहीं मालूम है, आपका क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा। सर इसको अंग्रेजी भी कर सकते हैं क्या? एक मिनट। थोड़ा जूम कर दीजिए ना। एक मिनट जूम भी कर देते हैं। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम। अब ये आप लोग आंसर लगाते चले जाएंगे। रजनीश के घर को तड़ित चालक से बचाना, तड़ित चालक बनाने के लिए उसे निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग करना पड़े। कौन सी सामग्री? तांबा। तांबा तांबा सबको मालूम है। अर्चिका एक अर्धचालक को गर्म करना शुरू करती है, ऐसा करने से अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कि गर्म अर्धचालक बढ़ेगा, घटेगा। चलिए अभी बढ़ेगा। अर्धचालक स्थिर रहेगा। सर अर्धचालक बोलने से क्या है सर? सेमीकंडक्टर। यह स्थिर रहेगा। चलिए हमने ये लगा दिए। किसी को सब्जी खरीदना हो तो बता दो भाई, बहुत तेज से। साहब ये सर इतना टाइम को आ ही जाता है। हाँ, तो ये मतलब देखिए वो कितना पंचुअल है अपने काम के प्रति। तो इसी तरीके से आपने जब भी आंसर लगाए और सर ऐसे ही क्लास नहीं रही थी उस दिन, 2 दिन होमवर्क दे दिया करिए। चलो मतलब क्लास बंद कर दो, होमवर्क ये हो गया। तो इसको नहीं सर मैंने ये सबमिट कर, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि उनकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती। चलिए जब हमने सी नंबर चलिए सी नंबर लगा दिए। अब इसके बाद में इसको सबमिट कर दिए। अब यहाँ पे क्या आया? व्यू स्कोर। सर इसके पहले भेजते थे उसमें स्कोर नहीं आता था। हाँ ना भैया, इससे जल्दी। अब ये कितने मिले मेरे को? 2 नंबर मिले। नहीं 50 में दो नंबर मिले। तो अब इसमें क्या, ये वाला मैंने आंसर लगाया था 2.24, करेक्ट आंसर है 3.30। इसमें मैंने सही आंसर लगाया तो इसमें नंबर मिल गया मेरे को। बाकी और किसी में ये घटेगा, अर्धचालक वाला है ना।
तो और किसी में नहीं लगाया तो कोई नंबर नहीं मिले। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं। लास्ट वाले में हमने आंसर लगाया था, तो ये भी सही हो गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब यदि इसमें मैंने आंसर, जिसमें आंसर लगाया होता तो उसका सही आंसर मेरे को मिल जाता। ये मतलब जनरल, ऐसा कर दीजिए ना इसे। तो जिसमें मैंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, उसी का आंसर मेरे को मिलेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है। कुछ एक और बन रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, चीजें चल रही हैं। ये सर उसे ऐसा कर दीजिए ना कि जिससे किसी का आंसर नहीं दिया है तो उसका आंसर भी आ जाए उसमें। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। वो तो अपने को मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो मेहनत, अभी और सुन लीजिए, मेहनत अभी आपको इसमें करना पड़ेगा। या क्वेश्चन अभी थोड़े दिन बाद डिलीट हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी जिसको भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मानिए मुझे कोई इसी का आंसर नहीं पता है तो और मैं गलत भी नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं सही, भाई तो आप उसका आंसर लगाइए मतलब ना, पता लग जाए। आप लगाइए। गलत लगाने की भी तो एक प्रैक्टिस करनी है आपको। ये अभी आप नेगेटिव मार्किंग सर अब थोड़ी तो ना मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, है ना। अच्छा है सर। तो ये अभी आप लोगों को फ्री सेवा मिल रही है। सर ये इंग्लिश वर्जन मिल सकता है क्या? ये अभी इंग्लिश वर्जन इसमें भी आप नेगेटिव मार्किंग कर दीजिए भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी। है। वो नेगेटिव मार्किंग इसमें अभी देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन होगा तो। हाँ सर, तो प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छी हो जाएगी फिर हमारी। हाँ, प्रैक्टिस तो करना सर है। इंग्लिश वर्जन को अपलोड कीजिए। इंग्लिश वर्जन में जब डिमांड ज्यादा आएगी तब इसको बनवाया जाएगा। इसमें पैसा लगता है, चलेगा सर, कोई बात नहीं, है ना। पैसा कोई बात लग, नहीं सर, अभी बनने कोई में, बात नहीं सर। अभी बनवा रहा हूँ, पैसे लग रहे हैं, तो सारी चीजें पेड होंगी। अभी आप लोगों को सैंपल के तौर पे मैंने चीजें दिखा दी हैं। तो आप गुरु दक्षिणा ले, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। स्टोर मैनेजमेंट में क्या क्या है, वाइटल, मतलब कि स्टोर में जो मटेरियल आता है उसको रिसीव करना, उसकी अकाउंटिंग और सेफ कस्टडी, प्रिजर्वेशन, मटेरियल को प्रोडक्शन और मेंटेनेंस और सर्विसेज सेक्शन तक पहुंचाना। फिर उसके बाद में इशू का आ गया डिस्पैच ऑफ प्रोडक्ट, और इसके बाद में जो फाइनली बचा डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप और अदर अनवांटेड मटेरियल का वो डिस्पोजल करना। तो इसमें हमारा चारों हिस्से आ गए। स्टोर इशू, पहले स्टोर रिसीव होगा। मान लीजिए इधर से स्टोर रिसीव हुआ, स्टोर का स्टॉक हुआ, और इसके बाद में स्टोर इशू हो गया, और इसके बाद में जो चीजें बची स्टोर का डिस्पोजल। तो इस तरीके से हमारे चारों पोर्शन इधर पे हमने लिख दिए, लिख लिए चारों स्टोर के 4 पार्ट। इसको अभी प्लानिंग छोड़ दीजिए। इसको स्टोर को अलग अलग तरीके से भी हम रखते हैं, कवर्ड, नॉन कवर्ड, गोडाउन, एक्सप्लोसिव, नॉन एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, और ये सारी चीजें एक जनरल चीजें हैं। इसको ऐसा कुछ ये है स्टोर होल्डर या जेडब्ल्यूएम, स्टोर का ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लीजिए। इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। पहला रिसिप्ट ग्रुप, दूसरा स्टॉक ग्रुप, तीसरा इशू ग्रुप, फोर्थ है डिस्पोजल ग्रुप।
रिसिप्ट ग्रुप फिर से दो हिस्से में डिवाइड हुआ, रिसिप्ट बॉन्ड और रिसिप्ट ऑफिस। नाम से ही जाहिर है बॉन्ड में सामान रखा जाएगा जो भी आया हुआ सामान है, और रिसिप्ट ऑफिस में इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। हर एक जितने भी ग्रुप है इसी तरीके से दो हिस्से में बटे हैं। एक ऑफिस रहता है और एक एक्चुअल जहाँ पे भी लोकेशन, यदि इशू वाला है तो इशू की लोकेशन, या डिस्पोजल है तो डिस्पोजल की लोकेशन। तो इस तरीके से हर एक ग्रुप को दो दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया गया। अब रिसिप्ट बॉन्ड के काम क्या हो गया, आईजीपी बनी, उसके बाद में आईजीपी बनाने का काम भी रिसिप्ट ग्रुप का है यार। तो रिसिप्ट ग्रुप ने बनाया आईजीपी सिक्योरिटी के प्रेजेंस में, मतलब कि ये गेट पे ही बैठते हैं आईजीपी बनाने के लिए। आईजीपी बनाने का काम स्टोर रिसिप्ट का है। आप लोगों ने देखा होगा कि गेट पे आईजीपी बनती है, तो इसका ये मतलब नहीं निकाल लीजिए कि गेट कीपर या गेट सिक्योरिटी वाला आईजीपी बना रहा। आपको ये ध्यान देना है कि आईजीपी प्रिपेयर कौन कर रहा है, स्टोर रिसिप्ट। और इसके बाद में डेटा शीट बनाएंगे, टैक्स वगैरह लगाएंगे, इंस्पेक्शन होगा तो टैक्स लगाएंगे कि रिजेक्टेड है या अंडर इंस्पेक्शन है, वो सारी चीजें इनका काम है रिसिप्ट बॉन्ड का। एमआईएस का फुल फॉर्म, एमआईएस भी यही बनाएंगे। एमआईएस का फुल फॉर्म है मटेरियल इनवर्ड स्लिप। इसके बाद में एमआई, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रिसिप्ट ऑफिस में ऑफिस वाले काम करेंगे, सप्लाई ऑर्डर की कॉपी से एमआईएस की कॉपी में कितना मटेरियल आया वो चेक करने का काम। और सप्लायर से यदि एक्सेस मटेरियल है, शॉर्टेज है, ये सारी चीजें, और इसका लोडिंग, लॉजिंग रेलवे क्लेम्स, मतलब यदि रेलवे से मटेरियल आया हुआ है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उनके साथ में, या ट्रांसपोर्टेटर है या उससे इंश्योरेंस से संबंधित, तो ये सारा काम रिसिप्ट ऑफिस का। आप लोग इसको डिटेल में किताब से भी देख लें। क्यूएमएट मतलब कि इंस्पेक्शन होगा, तो ये स्टोर का पार्ट नहीं है, ये क्यू डिवीजन अलग होता है। तो ये मटेरियल को रिजेक्ट करता है स्पेसिफिकेशन के आधार पे या एक्सेप्ट करता है, क्यू डिवीजन का काम है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम। एमआईएस पे ही ये लिखेगा रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। जब क्यूएमएट फिर वापस आपको मटेरियल रिसिप्ट बॉन्ड को वापस भेजेगा एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड करके। तो यदि एक्सेप्टेड है तो रिसिप्ट वाउचर नंबर उसी एमआईएस के ऊपर दे दिया जाता है। इसके बाद में जब मटेरियल आ गया, आपका पास हो गया, फेल हो गया, तो उसको वापस करने का काम रिसिप्ट बॉन्ड का। वापस कर देना है उसको, फर्म को चिट्ठी लिख करके वो फर्म ले जाएगी उठा करके, तो वो स्टॉक चार्ज में नहीं आता। जब पास हो गया मटेरियल तो वो स्टॉक चार्ज में आ जाएगा। स्टॉक चार्ज के भी स्टॉक ग्रुप हो जाएंगे, स्टॉक गोडाउन और स्टॉक ऑफिस। इधर पे भी तो ऑफिस में ऑफिस का काम होगा, और गोडाउन अलग अलग, ढेर सारे मटेरियल के हिसाब से अलग अलग गोडाउन्स होते हैं। तो इनका स्टॉक गोडाउन का क्या क्या काम हो गया कि रिसिप्ट बॉन्ड से मटेरियल उठाना, फिर उसको अपने पिन कार्ड में। अब पिन कार्ड कौन मेंटेन कर रहा है? पिन कार्ड मेंटेन कर रहा है स्टोर का, स्टॉक गोडाउन का गोडाउन कीपर। स्टॉक के हिसाब से उसमें पिन कार्ड में एंट्री करता है कि कितना मटेरियल आया, कितना गया। और कितना बचा हुआ, बैलेंस डिटेल। क्रेडिट वाउचर आर रिसिप्ट वाउचर, रिटर्न नोट, सर्टिफाइड रिसिप्ट वाउचर वगैरह बनाने का काम इनका ही है। स्टोर इशू वाउचर, एस सीरीज या, और इसका प्रिजर्वेशन और केयर एंड कस्टडी करने का काम भी, क्योंकि गोडाउन में ही माल रखा हुआ, तो ये केयर एंड कस्टडी भी यही करेंगे। और इसके अलावा मटेरियल जो डिमांड नोट आए,
उसके डिमांड नोट के आधार पे या लोन चिट वगैरह आई तो उसके आधार पे ये मटेरियल भी इशू करेंगे। कलेक्शन ऑफ स्क्रैप एक्सेस मटेरियल थ्रू रिटर्न नोट, मतलब रिटर्न नोट से जो मटेरियल उधर से रिटर्न नोट तो आ गया, तो कलेक्शन करने का काम भी इनका ही स्टॉक गोडाउन में। स्टॉक ऑफिस स्टॉक ऑफिस का अब काम आ जाएगा सेंडिंग स्टोर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट टू अकाउंट ऑफिस या पीवी सेक्शन को रिटर्न नोट, रिसिप्ट वाउचर, रिटर्न नोट, डिमांड नोट, इशू वाउचर, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम ऑफिस का, और एक्चुअल फिजिकल वर्क का काम जहाँ पे गोडाउन है। तो अब एक आई बात मंथली स्केलेटन लिस्ट of all voucher to account office with detail of starting number, closing number of and cancelled numbers of the particular given month। अब कई बार स्केलेटन लिस्ट के बारे में पूछा जाता है कि स्केलेटन लिस्ट क्या होती है। तो एक स्केलेटन लिस्ट पूरे जितने भी वाउचर बने, रिटर्न नोट, डिमांड नोट, ये सारी वाउचर की एक कॉपी और इसकी एक लिस्ट बना करके अकाउंट ऑफिस भेजी जाती है। तो उस लिस्ट को स्केलेटन लिस्ट में, तो इसमें इसका ये मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग नंबर, मतलब कि आपने मान लीजिए कि इस महीने का सितंबर का स्केलेटन लिस्ट जाएगी अक्टूबर में, तो सितंबर में जो 1 तारीख को जो पहला डिमांड नोट गया उसका नंबर भेजा जाएगा, और लास्ट जो महीने के लास्ट में जो बना डिमांड नोट उसका नंबर भेजा जाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिमांड नोट सितंबर में पोस्ट किए गए। तो उसकी एक कॉपी और वो स्केलेटन लिस्ट, मतलब एक लिस्ट में लिख करके ये भेजते हैं अकाउंट ऑफिस। अकाउंट ऑफिस इसके बाद में इनकी प्राइसिंग करता है, लिंकिंग करता है चीजों को, वो काम एम लिंकिंग सेक्शन अकाउंट का। यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं केवल स्टॉक ऑफिस। स्टॉक ऑफिस ये चीजों को भेजता है। इंटरनल स्टॉक वेरिफिकेशन का भी काम यही करवाते हैं। इसके बाद में इशू ग्रुप आया। इशू ग्रुप भी इसी तरीके से 2 हिस्से में बटा है, एक इशू गोडाउन और दूसरा इशू ऑफिस। तो इशू गोडाउन में क्या क्या काम किया इन्हें, पैकिंग, लेबलिंग, विंग, मतलब कि जो भेजने के लिए जो काम होंगे कि लेबल सही लगा कि नहीं लगा, कलेक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब कि जैसे शॉप में बना हुआ है तो अब आपको रेलवे मतलब कि भेजना है, ट्रेन से भेजना है या ट्रक से भेजना है, कैसे भेजना है, तो ये सारा काम इशू गोडाउन का है। वो यहाँ प्रोडक्शन शॉप से बना और उसके बाद में आगे डिस्पैच करने के लिए ये सारा काम धाम देखने का काम इशू गोडाउन का। पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, डिस्पैच करेंगे बाय रेल, रोड, बाय सी, बाय एयर, कैसे करेंगे वो सब देखने का काम इनका है। प्रिपरेशन ऑफ इशू वाउचर जैसे पी वाउचर, एन वाउचर, एस वाउचर। जैसे पी वाउचर फॉर प्रोडक्शन सीरीज वाउचर, प्रोडक्शन सीरीज वाउचर में हम क्या आइटम भेजते हैं, फैक्ट्री से फिनिश्ड प्रोडक्ट को भेजते हैं। एस वाउचर से हम भेजते हैं स्टॉक सीरीज से जो मटेरियल बना, और एन वाउचर हमने पढ़ा कि नॉमिनल इशू से भेजा जाता है। तो अब मैंने बताया था कि ऐसे रिसिप्ट जो वाउचर बनते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं, एन वाउचर, एस वाउचर, अलग अलग। तो आप लोगों ने दोनों जगह पे अलग अलग करके बना लिया होगा, मेरे को ये लगता है, और नहीं बनाया है तो वेरी गुड।
बना लेंगे, आज भी बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें मैं बार-बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा। अभी चीज़ों को रिपीट चल रही हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब आया इश्यू ऑफिस। इश्यू ऑफिस का काम हो गया स्केलेटन लिस्ट अकाउंट ऑफिस को पहुंचाना, वहां पे उनने बनाई और यहाँ पे इनने भेजी। लिंकिंग ऑफ रिसिप्ट कॉपीज ऑफ इशू बाउचर, आपने जब इशू किया तो इशू बाउचर उनके पास जाएगा। मान लीजिए किसी मतलब कि सीओडी में जाएगा, वहां पे पुलगांव जाए या जहाँ पे भी जाए, आर्मी के डिपो में जाएगा, तो वहां से वो एक उस पे सील लगा करके भेजते हैं कि हाँ ये माल हमें मिल गया। तो उसको लिंक किया जाता है कि हाँ हमने जितना माल भेजा था उसका रिसिप्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको बोलते हैं लिंकिंग ऑफ इशू बाउचर। सेटलमेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी रेज्ड बाय डीआर बाय सिस्टर फैक्ट्री, मतलब कि दूसरी फैक्ट्रीज में कुछ माल आपने बाउचर कुछ भेजा, वहां पे कम मिला उनको या खराब मिला, तो डिस्क्रिपेंसी आई, तो उस का सेटलमेंट करने का काम भी इशू ऑफिस का, क्योंकि जिसने इशू किया वही सेटल करेगा। मॉनिटरिंग ऑफ सेंट आइटम ऑन रिटर्नेबल गेट पासेस, रिटर्नेबल गेट पास से भी कुछ आइटम को हम बाहर भेजते हैं डिफरेंट वर्क के लिए, तो उनकी भी मॉनिटरिंग करने का काम इशू ऑफिस का। इसके बाद में चौथा ग्रुप आता है डिस्पोजल ग्रुप। तो यहाँ पे स्क्रैप कलेक्शन, डिफरेंट स्पॉट पे स्क्रैप कलेक्शन पड़ा रहता है, तो उसको इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेट मतलब कि बांट करके कि किस तरीके का वो स्क्रैप, एक सा स्क्रैप एक जगह रखा जाता है जिससे कि बेचने में आसानी, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो वो लोग आकर के देखते हैं, मतलब जिनको खरीदना होता है, टेंडर होता है, तो अपना कोटेशन डालने के पहले वो आकर के देखते हैं कि कैसा माल रखा हुआ। आपने लिख तो दिया कि हम स्टील स्क्रैप बेच रहे हैं, तो स्टील स्क्रैप या ब्रास स्क्रैप बेच रहे हैं या कुछ और स्क्रैप बेच रहे हैं, तो वो किस स्थिति में, तभी तो वो रेट लगाएंगे। तो इसको सेग्रीगेट करके रखा जाता है वहां पे भी। डिस्पोजल जो उनका वो रहता है, गोडाउन या एरिया रहता है वहां पे, तो ये अलग-अलग तरीके से डिस्पोजल करते हैं। तो डिस्पोजल होता है एमएसटीसी के ज़रिए या टेंडर ऑक्शन के ज़रिए होता है डिस्पोजल का काम। यही बनाते हैं स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम की लिस्ट एमसीओ के साथ में मिल कर के। क्योंकि यही ये इनको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि स्लो मूविंग कन्वर्ट हो गया नॉन मूविंग में, अनयूजेबल में, तो उसकी जानकारी इनके पास में होनी चाहिए, तभी ये तो उसको बेच पाएँगे। जब नॉन मूविंग हो गया और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, तो ये डिस्पोजल ग्रुप का काम है। तो और इसके बाद में इश्यू ऑफ डिस्पोजल स्क्रैप मटेरियल ऑन रिसीविंग सेल रिलीज ऑर्डर फ्रॉम एमसीओ। एमसीओ से यदि मतलब कि जब ऑर्डर हो जाता है तो एमसीओ इनको सेल रिलीज ऑर्डर देता है, उसके अगेंस्ट में ये मटेरियल को कबाड़ी को दे देते हैं।